So hello students, my name is Dr. Yatanjeet Kaur and today we're gonna discuss about platelet and coagulation disorders. तो first हम बात करेंगे platelet development की. First we're gonna talk about platelet डेवलपमेंट. जो प्लेटलेट्स होते हैं ये कैसे डेवलप करेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ये आरबीसी डिसऑर्डर्स में कि क्या होगा. पहले कोई स्टिमुलस आएगा हमारी बॉडी को, हमने क्या बोला था, बाहर से कोई फैक्टर आएगा, वो क्या करेगा, वो फैक्टर थ्रोम्बोपोएटिन का रिलीज़ कराएगा और थ्रोम्बोपोएटिन जाके एक्ट करेगा स्टेम सेल्स पे. कौन से स्टेम सेल्स? दैट इज़ अ माइलॉइड स्टेम सेल्स. अब फर्दर ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे मेगा कैरियोब्लास्ट. अब ये मेगा कैरियोब्लास्ट फर्दर जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मेगा कैरियोसाइट में, और मेगा कैरियोसाइट आगे चल के प्लेटलेट बनाएगा. तो इसको हम एक बार लिख लेंगे. पहले हमने बोला कोई स्टिमुलस आया, ये स्टिमुलस ने क्या किया, थ्रोम्बोपोएटिन का रिलीज कराया. ये थ्रोम्बोपोएटिन एक्ट किया कहाँ पे, जाके माइलॉइड स्टेम सेल्स पे, और माइलॉइड स्टेम सेल्स ने आगे क्या बनाया, मेगा कैरियोब्लास्ट. फर्दर ये मेगा कैरियोब्लास्ट क्या बनाएगा, मेगा कैरियोसाइट, एंड उसके बाद ये मेगा कैरियोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे प्लेटलेट्स में. अब नॉर्मल कितना नंबर होता है प्लेटलेट्स का, नॉर्मल कितना होती है अमाउंट इनकी, तो जर्नली दे आर 1.5 to 4.5 लाख पर mm³. गॉट इट. और अगर फंक्शन की बात करें, अब हमें प्लेटलेट क्यों चाहिए बॉडी में, फॉर व्हाट, फॉर द क्लॉट फॉर्मेशन. प्लेटलेट्स क्या करेंगे, ये क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन. गॉट इट. सो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है कि प्लेटलेट बनेंगे कैसे. अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हीमोस्टेसिस वर्सेस थ्रोम्बोसिस में डिफरेंस क्या है. हीमोस्टेसिस वर्सेस thrombosis. What do you understand by the term hemostasis? जो हीमोस्टेसिस होता है ना, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. इसमें क्या होगा, जब भी जो ब्लड, कोई भी इंजरी हुई वेसल को, या फिर हम कहेंगे नॉर्मल स्टेट में भी हम क्या करते हैं, ब्लड को फ्लूइड स्टेट में रखना है हमें, और वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस हीमोस्टेसिस. ओके. और अगर इंजरी होती है ना तो वहाँ पे क्या होगा, ये एक हीमोस्टैटिक प्लग बन जाएगा इंजर्ड साइड पे. सो ये क्या है, मेनली इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा ब्लड को फ्लूइड स्टेट में, मेंटेन ब्लड in fluid state in normal blood vessel. और अगर इस ब्लड वेसल में कोई इंजरी आएगी तो क्या होगा, अगर ब्लड वेसल में कोई इंजरी है तो क्या करेगा, ड्यू विद द हेल्प ऑफ दिस हीमोस्टेसिस क्या होगा, हीमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन होगी. और हीमोस्टैटिक प्लग अगर बनेगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा, ये ब्लीडिंग नहीं होने देगा. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ हाउ द हीमोस्टेसिस इज गोना वर्क. अब हम बात करेंगे थ्रोम्बोसिस की. देखो
हीमोस्टैटिक क्या था, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस था, और ये थ्रोम्बोसिस क्या है, ये एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है. दिस इज व्हाट, दिस इज अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस. पैथोलॉजिक से मेरा मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, जो हीमोस्टेसिस पाथवे है ना, उसकी एक्सेसिव या आप कह सकते हो इनएप्रोप्रिएट एक्टिवेशन होगी. पैथोलॉजिकल क्यों है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव और इनएप्रोप्रिएट activation of hemostasis occur here. ओके, अब जब एक्सेसिव एक्टिवेशन होगी हीमोस्टेसिस की, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे क्लॉट बनेंगे. ऐसे जहाँ पे भी इंजरी है वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होगी, और अगर बहुत सारे क्लॉट बन जाएंगे तो क्या होगा, वो क्लॉट वहाँ से डिटैच होके कहीं पे भी जा सकते हैं बॉडी में, एंड दे कैन कॉज थ्रोम्बस. अब अगर तो इंजरी है तो क्लॉट बने तो सही है ना. अब अगर इंजरी ही नहीं है बट फिर भी क्लॉट बन रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ अ डेंजरस साइन. सो यहाँ पे क्या होगा, इवन इंजरी हो या ना हो, यहाँ पे क्या होगा, बहुत से क्लॉट फॉर्मेशन होगी. सो क्लॉट और हीमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन occur in injured or uninjured tissue. Uninjured tissue. ओके, और इसकी वजह से क्या होगा, जगह जगह पे थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, और दैट कैन बी फेटल एज यू नो. अब हम बात करेंगे कि थ्रोम्बोसिस और हीमोस्टेसिस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. सो कंपोनेंट्स ऑफ thrombosis and hemostasis. Now see, first component is the endothelium. Second component is the platelets. And third component is the coagulation or the clotting pathway. So these are the component you need to know. हम ये कह सकते हैं इनको कि दे आर लाइक, जैसे हमने कुछ भी चाय बनानी हो तो उसके लिए आपको चाय पत्ती, चीनी वगैरह चाहिए. सेम वे में अगर हीमोस्टेसिस या थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस शुरू होना हो तो उसके लिए ये चीज़ें प्री रिक्विजिट हैं. मीन्स हमें एंडोथीलियम होना चाहिए, प्लेटलेट्स होने चाहिए, और कोगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर्स होने चाहिए इसके लिए. अब हम बात करेंगे हीमोस्टेसिस के बारे में कि कैसे ये जो हमने बोला हीमोस्टैटिक प्लग कैसे बनेगा. अब सो हीमोस्टेसिस, हमने हीमोस्टेसिस के बारे में पढ़ा कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इसका मेन फंक्शन क्या है, क्लॉट फॉर्मेशन एट द साइट ऑफ इंजरी, और दूसरा क्या है कि अगर इंजरी नहीं है तो ये क्या करेगा, क्लॉट नहीं बनने देगा. वेरेस थ्रोम्बोसिस में क्लॉट बन रहा था इवन इंजरी नहीं भी हो तो भी. अब हम देखेंगे इसमें जनरली 4 स्टेप्स होते हैं. इट इंक्लूड 4 स्टेप्स. What are those 4 steps? We'll discuss in detail. So first of all, see guys, this is your blood vessel. This is your blood vessel. Okay. Now this blood vessel is lined with what? With the endothelium
ये रेड में क्या है, दिस इज द एंडोथीलियम। ओके, और इस एंडोथीलियम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज द सब एंडोथीलियल कोलेजन इज प्रेजेंट। ये जो मैं येलो कलर में या पर्पल कलर में ड्रॉ करूँगी ये चीज़, दिस इज व्हाट, दिस इज द सब एंडोथीलियल कोलेजन दैट इज प्रेजेंट beneath the endothelium. Got it? Same way में ये क्या है, सब एंडोथीलियल कोलेजन। अब यहाँ पे एंडोथीलियम में एक फैक्टर प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज वॉन विलीब्रेंड्स फैक्टर। दिस इज व्हाट, दिस इज अ वॉन विलीब्रेंड्स फैक्टर। ये ट्राइंगल जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज आई एम ड्रॉइंग द वॉन विलीब्रेंड फैक्टर। ओके, ओके, नाउ सी, हमने आरबीसी डिसऑर्डर्स में पढ़ा था कि जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड फ्लो जनरली सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे प्लेटलेट्स, यहाँ पे भी क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बाद क्या आएगा, WBCs आर देयर एंड हियर RBCs आर प्रेजेंट। ओके, सो अब देखो, जर्नली ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ऐसे मूव ऑन करते हैं, ठीक है, ब्लड की ऐसे एंडोथीलियल के जस्ट साइड पे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो गया, इस साइड पे अब हमारी इंजरी हो गई है, दिस इज व्हाट, दिस इज द साइट ऑफ इंजरी, मेजर इंजरी हुई यहाँ पे। अब जब मेजर इंजरी हुई, मेजर कट हुआ, तब उसके बाद क्या होगा, एंडोथीलियम ऑब्वियसली डैमेज हो गई। जैसे ही एंडोथीलियम डैमेज हुई तो जो सब एंडोथीलियल कोलेजन था वो क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। अब ये जो हमारा पर्पल कलर का कोलेजन था ना, ये क्या हो गया, एक्सपोज। देयर इज अ एक्सपोजर ऑफ सब एंडोथीलियल कोलेजन। ये जो मैंने पर्पल में यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सब एंडोथीलियल कोलेजन। अब जब ये कोलेजन एक्सपोज हुआ तो क्या होगा, ये कोलेजन कंबाइन करेगा प्लेटलेट्स के साथ। यहाँ पे क्या, प्लेटलेट्स आएंगे और इस कोलेजन से दे विल कंबाइन with प्लेटलेट्स। अब जब ये एंडोथीलियल कोलेजन प्लेटलेट से कंबाइन हुआ तो क्या हुआ, ये जो प्लेटलेट आए ना यहाँ पे, ये एक्टिवेट हो गए, ठीक है। तो जब ये एक्टिवेट होंगे ये क्या करेंगे, ये और प्लेटलेट्स को बुलाएंगे, भाई तू भी आ जा, यहाँ पे तेरी ज़रूरत है करके। तो जब ये एक्टिवेट होंगे, इन्होंने और प्लेटलेट्स बुलाए, उसकी वजह से क्या हुआ, अब प्राइमरी हीमोस्टेसिस हो गई ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ अदर प्लेटलेट्स got activated और उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज अ एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ओके, अभी यहाँ पे और प्लेटलेट्स आने शुरू हो गए और ये क्या है, एक प्लग बन गया,
ठीक है, ये क्या बना हमारा, एक प्लग बन गया। ये जो प्लग है दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी हीमोस्टेसिस। दिस इज व्हाट, इसने क्या कराया, प्राइमरी हीमोस्टेसिस करवाई। ये जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही, ये क्या है, ये एक वीक प्लग है। दिस इज नथिंग बट अ वीक प्लग। फिलहाल के लिए हमें ब्लीडिंग स्टॉप करना था तो बॉडी ने एक वीक प्लग बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये अब ये प्लग बन गया। अब दे कैन आस्क यू वन थिंग कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या क्या हुआ, हाउ दिस प्लेटलेट प्लग इज फॉर्म्ड। सो जस्ट राइट हियर, प्राइमरी हीमोस्टेसिस में मेनली क्या कर रहे थे हम, वी आर डूइंग द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। अब ये प्लेटलेट प्लग बनने के लिए कुछ स्टेप्स लगे हैं, वो क्या क्या स्टेप्स हैं, तो जनरली 4 स्टेप्स हैं, आपने याद रखने। फर्स्ट क्या था, एडहेजन। देखो प्लेटलेट्स आए और वो सब एंडोथीलियम के साथ, कोलेजन के साथ कंबाइन होके वो क्या हो गए, एडहेजन हो गई उनकी सब एंडोथीलियल कोलेजन के साथ। दूसरा, अब ये जो प्लेटलेट्स थे इन्होंने अपनी शेप को चेंज भी किया। सो थर्ड थिंग क्या होगी इस प्राइमरी हीमोस्टेसिस में, प्लेटलेट ग्रेन्यूल्स। अब प्लेटलेट्स के पास जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, जनरली ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, वन इज अल्फा ग्रेन्यूल्स एंड अदर वन इज द डेल्टा ग्रेन्यूल्स। अब ये जो अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं ना प्लेटलेट में, ये क्या करते हैं, इनके पास होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स। दे हैव व्हाट, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इनमें। अब दे कैन आस्क यू कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर अल्फा ग्रेन्यूल में होंगे, तो यू शुड नो क्या क्या है उसमें। फैक्टर 5 इज देयर, फैक्टर 8 इज देयर एंड फिब्रिनोजन होता है इनमें, फिब्रिनोजन इज देयर। और थर्ड थिंग जो इसमें होगी दैट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा इज प्रेजेंट। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन द एम्स एंड उसमें ये था कि अल्फा ग्रेन्यूल्स ऑफ प्लेटलेट्स कंटेन व्हाट, और साथ में ऑप्शंस दी। सेकेंड, सेम वे में वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो डेल्टा ग्रेन्यूल्स हैं, सो प्लेटलेट के जो डेल्टा ग्रेन्यूल्स हैं दे कंटेन व्हाट, दे कंटेन एडीपी, दे कंटेन कैल्शियम एंड यू नो calcium is the 4th clotting factor, okay, and what it contains, histamine and serotonin. Serotonin is there. So just remember 2 टाइप के ग्रेन्यूल्स हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब 4th जो था दैट वाज प्लेटलेट एग्रीगेशन। सो यहाँ पे क्या है, 4th एग्रीगेशन। सो नाउ यू गॉट इट कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या क्या स्टेप्स होंगे। फर्स्ट इज एडहेजन, सेकेंड शेप चेंज, फोर्थ इज प्लेटलेट ग्रेन्यूल्स एंड फिफ्थ इज एग्रीगेशन। अब देखो ग्रेन्यूल्स में क्या हुआ, जब ये प्लेटलेट्स आए थे ना, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ जब शेप चेंज की तो जनरली ये प्लेटलेट क्या करेंगे, ग्रेन्यूल्स सिक्रीट करेंगे। ग्रेन्यूल सिक्रीट होंगे तो और प्लेटलेट आके यहाँ पे बैठ जाएंगे, तभी मैंने ये स्टेप लिखा प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग फॉर्मेशन में। अब देखो, अब हमने एक प्लग बनाया जो कि एक वीक प्लग है। फॉर एग्जाम्पल ये वीक प्लग टूट गया तो क्या होगा, अगेन ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अब हमारी बॉडी ऐसा होने नहीं देगी। बॉडी अब क्या करेगी, बॉडी करेगी सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अब क्या होगा, आफ्टर प्राइमरी बॉडी विल डू द सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या होगा, अब हम जो वीक क्लॉट बनाया था हमने उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे आप, बाय द डेपोजिशन ऑफ फिब्रिन। अब क्या होगा, यहाँ पे फिब्रिन आएगा, सी दिस ब्लू कलर इज फिब्रिन। फिब्रिन आएगा और यहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएगा, सब प्लेटलेट्स को आपस में ऐसे कर देगा ज्वाइन। तो क्या होगा, फिब्रिन आया, फिब्रिन यहाँ आके डिपॉजिट हो गया
और अब हमारा ये जो क्लॉट बना है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग क्लॉट, ठीक है। तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में देयर इज अ फॉर्मेशन or you can say deposition. There is a deposition of fibrin. Got it? अभी ये स्ट्रॉन्ग क्लॉट बन गया, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। अब हम इस क्लॉट को ऐसे ही रहने देगी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्लॉट ऐसे ही है तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो कम नहीं हो जाएगा, या हो सकता है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, तो हम ये चांस नहीं ले सकते। अब क्या होगा, जब बॉडी में ब्लीडिंग को स्टॉप करना, तब बॉडी ने क्लॉट बनाया, अब सब कुछ हो गया, ये रिपेयर होगी, एंडोथेलियम एवरीथिंग गॉट रिपेयर्ड। अब हो गई सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के बाद क्या होगा, तो सी आफ्टर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस थर्ड थिंग दैट विल अकर हियर इज द क्लॉट स्टेबलाइजेशन एंड रिजॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लॉट स्टेबलाइजेशन एंड रिजॉर्प्शन। क्लॉट को स्ट्रॉन्ग किया था फिब्रिन ने, और स्टेबलाइज कौन करेगा, दैट इज फैक्टर 8 विल डू। एंड रिजॉर्प्शन अब कैसे होगी, सी वो देखेंगे हम। रिजॉर्प्शन के लिए मेनली हमारा जो एंडोथीलियम है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। So resorption is done by endothelium. So जो reabsorption है क्लॉट की वो कौन करेगा, एंडोथीलियम करेगी। एंड नाउ यू नीड टू नो सर्टेन फैक्ट्स अबाउट एंडोथीलियम। जनरली जो हमारी एंडोथीलियम होती है ना, सी जो हमारी एंडोथीलियम होगी, इसके पास दो चीज़ें होती हैं। पहला, इट कंटेन प्रीकोगुलेंट, और सेकेंड एंडोथीलियम में होता है एंटीकोगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट, प्रीकोगुलेंट और यू कैन से प्रोकोगुलेंट और एंटी। अब प्रोकोगुलेंट कौन सा है, दैट इज द वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, और एंटीकोगुलेंट क्या है, एंटीकोएगुलेंट जो है दैट इज हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द एंडोथीलियम। हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल इज देयर। अब ये हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये कंबाइन कर जाएगा विद एंटी थ्रोम्बिन 3, इट विल कंबाइन with antithrombin 3 और उसके बाद क्या होगा, जब हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों मिलके इनएक्टिवेट कर देंगे किसको, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को। अब कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, दैट इज फैक्टर 2 एंड फैक्टर 9 to 12, जितने भी हैं 9, 10, 11, 12, ये सबको इनएक्टिवेट कर देंगे। अगर ये फैक्टर इनएक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, कोगुलेशन नहीं होगी। मेनली कौन सी कोएगुलेशन नहीं होगी, मेनली हमारी इंट्रिंसिक जो कोएगुलेशन है वो नहीं होगी। विल डिस्कस अबाउट कोएगुलेशन बट जस्ट अंडरस्टैंड नाउ। सेकेंड प्रॉपर्टी अब क्या है एंडोथीलियम की, कि हमारी एंडोथीलियम के पास एक मॉलिक्यूल होता है और वो क्या है, थ्रोम्बोमॉड्यूलिन। इट इज थ्रोम्बोमॉड्यूलिन। अब थ्रोम्बोमॉड्यूलिन क्या करेगा, इट विल मॉड्यूलेट थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन मेनली क्या करेगा, थ्रोम्बिन इज अ प्रोकोएगुलेंट, यू नो। सो थ्रोम्बोमॉड्यूलिन मॉड्यूलेट होगा, एंड आपको पता है थ्रोम्बिन प्रोकोगुलेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब यहाँ पे थ्रोम्बिन आएगा तो इट विल एक्टिवेट what, it will activate protein C and protein S।
प्रोटीन सी और एस जब एक्टिवेट होंगे तो दे विल लीड टू इनएक्टिवेशन और डिग्रेडेशन ऑफ फैक्टर 8 and 5. So because of the activation of this protein and C and S, there is inactivation. Inactivation of what? Of factor 5 and 8. तो जब इनएक्टिवेशन हो जाएगी इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की तभी क्लॉट नहीं बनेगा. सो यहाँ पे क्या है? दिस इज द एंटी कोएगुलेंट फंक्शन. एंटी कोएगुलेशन इज देयर, मतलब कोएगुलेशन नहीं होने देगी एंडोथेलियम. हमने बोला था रीअब्जॉर्प्शन के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो हमें वो क्लॉट बनने नहीं देना. अब जब ऑलरेडी क्लॉट है तो क्यों दूसरी बार बनने देना? तो हम उसकी वजह से एंडोथेलियम में सर्टेन फैक्टर्स हैं जो कि वो क्लॉट नहीं बनने देंगे. अब सेकेंड थिंग जो आपने याद रखनी है, अब वो क्लॉट को हम कट कैसे करेंगे? जो ऑलरेडी बना है उसको कैसे हम डिस्ट्रॉय करेंगे? तो उसके लिए सी जनरली क्या होता है, हमारी बॉडी में एक मॉलिक्यूल होता है और उसका नाम क्या है? दैट इज अ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. अब सेकेंड क्या होगा? एंडोथेलियम में टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है. एक्टिवेटर इज प्रेजेंट इन एंडोथेलियम. अब ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है इसको हम TPA से लिखेंगे. इसका मेन फंक्शन क्या है? जनरली जो प्लाज्मिनोजन है इट विल कन्वर्ट और इट विल फॉर्म प्लाज्मिन. और ये प्लाज्मिन क्या करेगा? प्लाज्मिन जो फिब्रिन है ना उसको कट कर देगा. व्हाट इट विल डू? इट विल कट द फिब्रिन. और अगर फिब्रिन कट हो गया तो क्या होगा? क्लॉट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा. अब ये जो स्ट्रॉन्ग एडहेजन थी, अब ये जो रेड मैंने ब्लू वाले बनाए हैं, जब ये नहीं रहेंगे सी तो जनरली अब जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या हो जाएंगे? ये जो क्लॉट बना है ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ द क्लॉट इज गोना फॉर्म एंड हाउ इट इज गोना बी रीअब्जॉर्ब्ड इन केस ऑफ मेजर इंजरी. अब सी ये अभी में इंजरी में क्यों हुआ? नॉर्मली क्यों नहीं होता ये? वाई नॉर्मली हीमोस्टेसिस वोंट टेक प्लेस? सो सी, सो माय क्वेश्चन इज वाई इन नॉर्मल ब्लड वेसल, वाई इन नॉर्मल ब्लड वेसल clots don't form? There is no clotting. There is no clotting. Why? What is the reason behind this? So see guys, generally अगर हम normal blood vessel की बात करें, this is our normal blood vessel. Got it? This is a normal blood vessel. This blood vessel is lined with what? Endothelial cells. These are lined with endothelial cells. And endothelial के नीचे मैंने ऑलरेडी आपको बताया सब एंडोथेलियल कोलेजनस. नाउ नॉर्मल ब्लड वेसल में क्लॉटिंग इसीलिए नहीं होती बिकॉज ये जो एंडोथेलियम लाइनिंग है ना ये बहुत स्मूथ है. सो अगर ये स्मूथ है तो नो क्लॉटिंग विल टेक प्लेस. बट अगर हम इंजरी के केस में बात करें, मेजर या माइनर के केस में, तो वहाँ पे क्या था? एंडोथेलियम टूट गई थी वहाँ से. अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से एंडोथेलियम हटा दूँ तो यहाँ पे क्या है? अब ये स्मूथनेस होगी सरफेस में. जो प्लेटलेट को स्मूथनेस यहाँ फील होगी वो यहाँ पे फील होगी क्या? ऑब्वियसली नॉट. तो यहाँ पे क्लॉट बनेगा. बट इन नॉर्मल ब्लड वेसल ड्यू टू स्मूथ एंडोथेलियल लाइनिंग, स्मूथ एंडोथेलियल लाइनिंग, there is no clot formation, no clotting is there. Got it? Now अब मेजर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, हमने नॉर्मल ब्लड वेसल डिस्कस कर लिया. नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट द माइनर इंजरी. सी स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट? दिस इज आवर ब्लड वेसल्स एंड इट इज लाइंड विद द एंडोथेलियल सेल्स. ओके, हमने क्या कहा? अब इस एंडोथेलियम को हुई माइनर सी इंजरी हुई इस एंडोथेलियम पे. ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी माइनर इंजरी ड्रॉ कर रही हूँ, इतनी इंजरी.
ये जो पर्पल है दिस इज माइनर। जैसे कई बार आप किचन में कोई काम कर रहे हो, प्याज काट रहे थे और छोटा सा नाइफ लगा और थोड़ा सा कट हो गया, दैट इज़ व्हाट दिस इज़ अ माइनर इंजरी। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ब्लीडिंग 1-2 मिनट के लिए होगी और उसके बाद खुद ही स्टॉप हो जाएगी। वो क्यों है ऐसा? यहाँ पे ब्लीडिंग खुद क्यों स्टॉप हो जाती है? हियर इन केस ऑफ माइनर इंजरी क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप्स स्पॉन्टेनियसली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। नाउ व्हाई दिस हैपन, क्यों खुद रुक गई ये ब्लीड? उसका जो रीज़न है दैट इज़ ड्यू टू द वेसोकंस्ट्रिक्शन, दैट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्स वेसोकंस्ट्रिक्शंस की वजह से ये ब्लीडिंग जो थी वो रुक गई, ठीक है। और रिफ्लेक्स वेसोकंस्ट्रिक्शन क्यों हुई? ड्यू टू द एंडोथेलिन, दिस इज ड्यू टू एंडोथेलिन। ओके, ये एंडोथेलिन क्या होता है? दिस इज अ पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, जस्ट राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पावरफुल vasoconstrictor. Got it? So this is the mechanism how the bleeding stops in case of minor, major and in normal blood vessel. Now we're going to discuss about one more thing, that is a factor V mutation. Factor V mutation. सी, फैक्टर 5 म्यूटेशन को हम एक और नाम भी देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेडेन्स म्यूटेशन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज लेडेन्स म्यूटेशन। लेडेन्स म्यूटेशन, इसका एक और नाम भी है, दैट इज व्हाट? दैट इज एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेजिस्टेंस सिंड्रोम। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड protein C resistant syndrome. Now what is happening in this factor V mutation or Leiden or activated protein C syndrome? सी, यहाँ पे क्या होगा, जो फैक्टर 5 है वो म्यूटेट कर जाएगा। और फैक्टर 5 क्या करता है आपको पता है, इट हेल्प्स इन द इंट्रिंसिक कोगुलेशन। अब फैक्टर 5 में म्यूटेशन होगी तो क्या होगा, आपके पास पेशेंट आएगा विद द कंप्लेन ऑफ बार बार इसमें क्या हो रहा है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रही है। सो थ्रोम्बोसिस इज द मेन कंप्लेन इन दिस पेशेंट। और जनरली ये यंगर पेशेंट होगा, दिस इज व्हाट, यंगर पेशेंट। ओके, यहाँ पे जो थ्रोम्बोसिस है ना वो बोथ आर्टीरियल और वीनस होगी, इट इज आर्टीरियल एंड वीनस थ्रोम्बोसिस। So because of this mutation you gonna see the arterial and venous thrombosis, and it is a recurrent thrombosis because factor 5 नहीं है तो बार बार होगा। and ये जो पेशेंट है दैट इज अ यंगर पेशेंट। एंड यहाँ पे हमने बोला कि एक्टिवेट प्रोटीन सी रेजिस्टेंस सिंड्रोम, कट रिपीट, व्हाई वी कॉल्ड इट एज एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेजिस्टेंस सिंड्रोम? आई हैव टोल्ड यू व्हेन प्रोटीन सी गॉट एक्टिवेटेड व्हाट इज इट इज गोना डू, इट इज गोना इनएक्टिवेट फैक्टर 5 and 8। नाउ अब फैक्टर 5 में तो म्यूटेशन है, तो क्या ये प्रोटीन सी फैक्टर 5 को इनहिबिट कर पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। अगर ये इस फैक्टर 5 को इनहिबिट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, देयर विल बी मोर क्लॉट फॉर्मेशन, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग, थ्रोम्बोसिस। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्टिवेटेड प्रोटीन सी सिंड्रोम, दिस won't able to degrade factor 5. Okay, so this is about the factor 5 mutation. So now students, we're going to talk about the coagulation cascade.
coagulation cascade. So first, before discussing this coagulation cascade, you should know what are the various clotting factor are in our body. So generally हमारी body में 13 clotting factors हैं. How many? 13 clotting factors. Factor 1, factor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are the factors that our body is gonna have. Now, what are the name of these factors? So first factor 1 is called as fibrinogen. It is fibrinogen. Factor 2 is prothrombin. Factor 3 is tissue factor. Factor 4 is, I have already told you, what is factor 4? That is calcium. We have discussed in delta granules. The calcium is the fourth clotting factor. And fifth factor is the labile factor. Labile factor. Now see, students, there is no sixth factor. No sixth factor is there. So just make a big cross. There is no sixth clotting factor. Seventh clotting factor is what? Seventh is a stable factor. Eighth is called as anti-hemophilic. It is anti-hemophilic factor. Ninth is called as Christmas factor. Christmas factor. 10th is Stuart power factor. And 11th is the plasma thromboplastin. It is plasma thromboplastin. 12th is called as Hegman's factor. कुछ हेजमैन बोलते, कुछ हेगमैन बोलते हैं. So just remember like this. Hegman's factor. And 13 is called as Locke-Laurent factor. It is Locke-Laurent factor. So these are the coagulation factors that you need to remember. Okay, just रट्टा मारो इसको, कुछ भी करो, आपको ये आने चाहिए. ठीक है. नाउ सी स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो समथिंग अबाउट दीज फैक्टर्स. जो फैक्टर 8 होता है ना, वो चाहिए होता है किसको? फैक्टर 8 इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 9. जस्ट रिमेंबर, फैक्टर 8 इज रिक्वायर्ड बाय फैक्टर 9 and fifth factor is required by factor 10. Factor 5th is required by factor 10. And the fourth and factor 4th and 3rd, it is required by what? By factor 7th. We'll discuss why I have told you this one. See, for this we need to discuss the coagulation cascade. So see, coagulation cascade. जनरली जो coagulation cascade है ना, इसको हमने 2 varieties में divide किया है. What is that? First is the intrinsic coagulation cascade and other one is the extrinsic coagulation cascade. First is what? Intrinsic, and second one is the extrinsic.
अभी हमने इसको इंट्रिंसिक क्यों कहा और इसको एक्सट्रिंसिक क्यों कहा? सी, इंट्रिंसिक जनरली we use this coagulation cascade in vitro. टेस्ट ट्यूब में जब हम कुछ करेंगे ना तो हम इसको यूज़ करेंगे, और एक्सट्रिंसिक इज इन वाइवो. ओके, सो जस्ट रिमेंबर लाइक दिस. नाउ इंट्रिंसिक में कौन कौन से कोएगुलेशन फैक्टर्स आएंगे? सो दिस इज इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड वन मोर, दैट इज द कॉमन पाथवे. कॉमन पाथवे इज ऑल्सो देयर. सो इंट्रिंसिक पाथवे में आपको कौन कौन से फैक्टर याद रखने हैं? यहाँ पे फैक्टर नंबर 12th, 11th, 9th and 8th is involved. Whereas in case of extrinsic pathway, which factors are involved? Here there is involvement of factor 3, 4 and 7. ओके, आप कैसे याद रखोगे? यहाँ पे यू कैन रिमेंबर लाइक अगर 3 और 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा. सो जस्ट रिमेंबर लाइक दिस. अब इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा? सी, हमने बोला ये 12th फैक्टर से शुरू होगा. 12th फैक्टर को हम क्या बोल रहे थे? इट इज़ अ हेगमैन और हेजमैन फैक्टर. नाउ इसको एक और नाम भी देते हैं. वी कॉल्ड इट एज अ कॉन्टैक्ट फैक्टर. इट इज कॉल्ड एज द कॉन्टैक्ट फैक्टर. ओके, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फैक्टर. अब 12th से क्या बनेगा? 12th से बनेगा 12th A. अब ये 12th A जाएगा एंड इट इज गोना एक्टिवेट 11th फैक्टर टू 11A. ओके, अब 11A से क्या होगा? 11A will activate factor 9, will activate factor 9th to 9th A. Okay, so these are the basic steps that is gonna occur in case of extrinsic pathway. अब हम extrinsic की बात करेंगे. extrinsic में क्या होगा? extrinsic में first 7th factor है. 7th factor को हमने एक्टिवेट करके 7th A बनाना है. और ये कैसे होगा? with the help of factor 3 and 4th. फैक्टर 3 और 4th की हेल्प से 7 कन्वर्ट हो जाएगा 7A में. सो दिस इज द इंडिविजुअल एक्सट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे. नाउ सी, ये 9th A और 7th A, व्हाट दे गोना डू? दे गोना एक्टिवेट 10 to 10th A. एंड यहाँ पे एक और चीज़ आई नीड टू एड ऑन. जो 8th फैक्टर है ना, दिस विल हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ 9 to 9th A. ओके, अब 10th A बन गया. नाउ व्हाट दिस 10th A गोना डू? ये 10th A अब along with factor 5 और in the presence of factor 5 ये क्या करेगा? ये एक्टिवेट करेगा factor 2 को to 2A. Now what is this factor 2? That is prothrombin. prothrombin से ये बनाएगा हमारा thrombin. Okay, now this 2A will activate fibrinogen into fibrin. This 2A will convert fibrinogen to fibrin. Got it? Now ये फिब्रिन बन गया. अब क्या होगा? ये फिब्रिन को स्टेबल करने के लिए हमें एक फैक्टर चाहिए, और वो फैक्टर क्या है? दैट इज फैक्टर 13th. अब 13th फैक्टर की वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो क्लॉट बनेगा दैट विल बी अ स्टेबल क्लॉट. सो दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक कि स्टेबल क्लॉट कौन सा फैक्टर बनाएगा? सो योर आंसर मस्ट बी
factor 13 will help in the formation of stable clot. So these are the basic mechanism of extrinsic and intrinsic coagulation cascade. Okay, now see, हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि फैक्टर 8 is required by factor 9. Now see, फैक्टर 8 की वजह से ये जो 9th फैक्टर है it got activated. And we have right factor 5th is required for factor 10. See, यहाँ पे जो factor 10 है with the help of factor 5 it converted what? Prothrombin to the thrombin. Third thing हमने जो यहाँ पे लिखी है that is factor 4 and 3 is gonna activate factor 7. So now justified what I have told you before. So you need to remember this coagulation cascade. See guys, just take a copy and pen and बार बार लिख के practice करो इसको. ऐसे नहीं आएगा, you will forget about it. और ये तो हर जगह आपका use होगा. So just remember this. Now we will discuss about the coagulation disorder. But before discussing coagulation disorder, I want to discuss something very important, and that is for coagulation study, how you gonna take the sample. So now we're gonna discuss how you gonna do the coagulation study. There is certain rules for doing the coagulation study. See, first is they can ask you कि हम coagulation study करने के लिए जो sample लेंगे, आप उस sample को किस syringe के साथ लोगे? Whether you use the glass syringe, plastic syringe, what kind of syringe you prefer? Okay, see, अगर patient hemophilia वाला है, hemophilia में क्या था? Factor 8 is deficient. Okay, now patient है hemophilia वाला, मैं एक example ले रही हूँ. In this case, can you use the glass syringe? Obviously you can't. Why you can't? See, जो glass है ना, this glass will activate this contact factor. If this contact factor got activate, तो क्या होगा? ये coagulation cascade will got activate. And उसकी वजह से जो factor 8 की deficiency है ना, that will be masked with this factor 8. So here, especially in case of hemophilia, never use the glass syringes, just use plastic syringes. So use plastic syringes and vials, okay, because we don't want के contact factor activate हो. Now second thing, अब ये जो आपने सैंपल लिया, इसको कब तक रख सकते हो? कब तक you have to process this sample? So sample should be processed within 24 hours. Okay. Third rule is कि आपको ये जो सैंपल आपने लिया, कैसे टेम्परेचर में आपने उसको रखा? तो सी, जब भी आप सैंपल लोगे ना, ऑलवेज यू हैव टू टेक द सैंपल एट अ रूम टेम्परेचर. सो टेक सैंपल एट रूम टेम्परेचर. ओके, बट देर इज एक्सेप्शन. एंड व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? एक्सेप्शन क्या है? इन केस ऑफ APLA syndrome. So see students, there is certain exception you need to know. The first exception is the APLA syndrome. APLA क्या है? That is anti-phospholipid antibody syndrome. And दूसरी जो exception है जहाँ पे आप room temperature पे नहीं लोगे sample, that is the factor SA. फैक्टर ऐसे में हम क्या करेंगे? वी जनरली डू द इवेल्युएशन ऑफ द क्लॉट फैक्टर्स. नाउ यहाँ पे इन दीज टू केसेस आपने सैंपल 4 डिग्री पे लेना है. सैंपल एट 4 डिग्री सेल्सियस. कीप द सैंपल एट 4 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ APLA एंड फैक्टर ऐसे में. नाउ जस्ट राइट हियर, हमने बोला दिस 12th फैक्टर इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्टैक्ट फैक्टर.
or generally when this contact factor comes in contact with any negative charge thing, it will gets activated. So ये activate हो जाएगा when it comes in contact with negatively charged things. Like negatively charged thing की example क्या है? Glass is there, second is silica is there. Okay? तभी मैंने यहाँ पे बोला था हमने हीमोफीलिया के केस में ग्लास सिरिंज नहीं यूज़ करनी, बिकॉज वी डोंट वांट कि 12 फैक्टर एक्टिवेट हो जाए और इट विल मास्क द डिफेक्ट ऑफ द हीमोफिलिक फैक्टर 8. नाउ दिस इज़ अ बेसिक रूल. नाउ अब हमने बोला कोएगुलेशन स्टडी के लिए ये रूल्स फॉलो करने हैं. और एक चीज़ आपने याद रखनी, जब भी यू गोना डू द कोएगुलेशन स्टडी, जो आपका सैंपल है वो कैसा यूज़ करोगे आप? यहाँ पे प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा आपने यूज़ करना है. फॉर कोएगुलेशन स्टडी क्या यूज़ करना है? प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा. Okay, now we'll discuss the platelet defect. For platelet defects, कैसा सैंपल यूज़ करोगे आप? फॉर प्लेटलेट के लिए यू गोना यूज़ द प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यू गोना यूज़. सी, प्लेटलेट डिफेक्ट्स जो होते हैं ना जनरली, उनको असेस करने के लिए आइदर यू विल चेक द प्लेटलेट काउंट चेक करोगे, और सेकेंडली यू कैन चेक द ब्लीडिंग टाइम. अगर हम नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम की बात करें तो वो कितना होता है? दैट इज़ 11 to 12 सेकेंड के बीच में होगा. दिस इज़ द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम. बट अगर ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है तो यू कैन थिंक कि देयर इज़ एनी डिफेक्ट इन द प्लेटलेट, और प्लेटलेट के नंबर में कोई डिफेक्ट हो सकता है. सो ब्लीडिंग टाइम की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ टाइम टेकन टू स्टॉप द ब्लीड. It is a time taken to stop bleed. Okay? Now, अगर आपने कोएगुलेशन डिफेक्ट्स को स्टडी करना है, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, आपने किन पे फोकस करना है? फॉर टेकिंग द सैम्पल्स. फॉर कोएगुलेशन स्टडी आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है वो आई विल डिस्कस नाउ. कोएगुलेशन स्टडी, see, 2 things you need to study. First is you need to check the prothrombin time. Prothrombin time क्या है? This is the PTT, prothrombin time. Second, you gonna check about the activated partial thromboplastin time. Thromboplastin time. Okay? See, what is the normal PTT time? Normally it is 11 to 16 second. And this APTT, this is called as APTT. This APTT normally ये क्या है? 30 to 40 सेकेंड नॉर्मल जो इसका टाइम है. ठीक है. नाउ सो जनरली ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, दिस इज़ फॉर विच पाथवे? दिस इज़ मेनली फॉर द एक्सट्रिंसिक पाथवे. एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए अगर आपको कोई भी डिफेक्ट की स्टडी करनी है रिगार्डिंग द एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो वी विल सी द पीटीटी टाइम. एंड फॉर द केस ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे डिफेक्ट्स, so APTT we use it for it is mainly for the intrinsic pathway.
तो अगर इंट्रिंसिक पाथवे का कोई भी डिफेक्ट है तो यू कैन सी द APTT वैल्यूज. ओके, नाउ सी एक्सट्रिंसिक पाथवे का अगर डिफेक्ट है तो what is gonna happen? For example, there is a deficiency of factor 3, there is deficiency of factor 7, factor 4th, और जो कॉमन पाथवे वाले हैं लाइक 10th फैक्टर, 5th फैक्टर, सेकेंड फैक्टर है और फर्स्ट फैक्टर है, 13th फैक्टर है. तो जब भी इन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होगी ना तो व्हाट यू गोना सी, यू विल सी कि जो आपका PTT टाइम है वो क्या होगा, वो इंक्रीज्ड होगा. और जनरली PTT टाइम कब इंक्रीज होगा, व्हेन द पेशेंट इज ऑन वारफेरिन थेरेपी, इज ऑन वारफेरिन थेरेपी. तो यू विल सी द PTT लेवल विल बी मोर. बट अगर हम इंट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो ये यहाँ पे जो APTT की वैल्यू है कब इंक्रीज होगी, it will be increased in case of deficiency of which factor, factor 12th, factor 11th, factor 9th, factor 8th and जितने भी common pathway वाले हैं 10, 5, 2, 13, 1, अगर इनकी किसी की भी डेफिशिएंसी है ना तो यू विल सी जो APTT टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा. और ये आपको कहाँ पे जर्नली APTT टाइम इंक्रीज देखने को मिलता है, इन द पेशेंट हु आर ऑन द हेपेरिन थेरेपी, पेशेंट ऑन हेपेरिन थेरेपी. So this is all about the coagulation pathway. Now just make a double star. We will discuss some important points, that is if they ask you what is the best anticoagulant for coagulation study. So see, जब भी आप सैंपल लेते हो टेस्ट ट्यूब में यू डोंट वांट कि वो सैंपल कोएगुलेट कर जाए. तो उस केस में आप कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ करोगे कि कोएगुलेशन नहीं हो. तो उसके लिए बेस्ट एंटीकोएगुलेंट फॉर कोएगुलेशन स्टडी क्या है, दैट इज द 3.2 trisodium citrate, 3.2% trisodium citrate. ओके, हम ये यूज़ करेंगे. ये जो ट्राइसोडियम सिट्रेट है ना हम ESR एस्टिमेशन में भी यूज़ करते हैं. वी यूज इस इन ESR एस्टिमेशन. अब ESR एस्टिमेशन के लिए जब आप यूज़ करोगे 3.2 ट्राइसोडियम सिट्रेट तो उसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ वेस्टर्न ग्रीन मेथड. इट इज़ कॉल्ड एज वेस्टर्न ग्रीन मेथड. ओके, सेकेंड आप ESR एस्टिमेशन के लिए ऑक्सलेट भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, और अगर आप ऑक्सलेट यूज़ कर रहे हो, ऑक्सलेट फॉर ESR एस्टिमेशन, तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ विनट्रोब मेथड. विनट्रोब मेथड. और ये जो ऑक्सलेट आप यूज़ कर रहे हो दिस इज डाई सोडियम और यू कैन से डाई पोटेशियम ऑक्सलेट. ओके, सो दो मेथड पढ़े हमने ESR एस्टिमेशन के. फर्स्ट इज द वेस्टर्न ग्रीन मेथड, दैट इज बाय द यूज ऑफ 3.2 ट्राइसोडियम citrate, and second one was the disodium or dipotassium oxalate का यूज़ करके, and this method is called as Winthrop method. Okay, now for CBC, for complete blood count हम क्या यूज़ करेंगे,
For CBC, generally we use EDTA. Now why we use this EDTA? Because EDTA जब आप यूज़ करोगे ना तो जो RBC की morphology है that will be preserved. EDTA is preferred because here RBC morphology is preserved. Okay, and for ABG क्या यूज़ करेंगे हम? एंटीकोगुलेंट. सो फॉर ABG रिमेंबर द बेस्ट एंटीकोगुलेंट इज हेपरिन. हेपरिन इज द बेस्ट. हेपरिन इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, और हम हेपरिन को एक और जगह भी यूज़ करते हैं. कहाँ पे? वी यूज़ हेपरिन, in case of osmotic fragility test. Osmotic fragility test हम किसके लिए कर रहे थे? For hereditary spherocytosis. We do this for hereditary spherocytosis के लिए. There, which anticoagulant you gonna use? That is the heparin. So now we're gonna discuss about the bleeding disorders. Bleeding disorders. So bleeding disorders में first जिसके बारे में we gonna discuss that is the von Willebrand disease. Von Willebrand disease. Now what is this von Willebrand disease? आपको पता था, मैंने बोला कि एंडोथीलियम में वॉन विलीब्रेंड फैक्टर इज देयर. सो नॉर्मल जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर है इसके लिए कौन सा जीन कोड करता है? जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 12. ओके, और अगर कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, सो व्हाट इज द फंक्शन? दैट इज फर्स्ट it is gonna activate factor 8. Okay, it is gonna activate factor 8. Second function is the adhesion. Adhesion is the second function of von Willebrand factor. Now see, normal half life factor 8 की कितनी होती है नॉर्मल हाफ लाइफ? दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 24 hours. बट व्हेन दिस फैक्टर 8 विल कंबाइन विथ वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, इसकी हाफ लाइफ क्या होती है? कम हो जाती है. फैक्टर 8 कंबाइन विद वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, द हाफ लाइफ इज गोना डिक्रीज, दैट इज नाउ इट बिकम्स 12 hours. ओके, सो this is the main function of Willebrand factor. Now see, जो हमारी एंडोथीलियम होती है ना, एंडोथीलियम, this endothelium contain one bodies, that is the Weibel Palade bodies. Weibel Palade bodies. अब Weibel Palade bodies जो होती हैं मेनली जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर है यहाँ पे प्रेजेंट होता है. सो इफ दे आस्क यू व्हाट इज द नॉर्मल लोकेशन ऑफ वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, सो that is it is present in the Weibel Palade bodies of endothelium. Now what is the second location of von Willebrand factor? That is it is also present in megakaryocytes. Megakaryocytes.
मेगा कैरियोसाइट्स में भी वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है जो प्रेजेंट होगा. नाउ सी, now we'll discuss about the structure of von Willebrand factor. See, यहाँ पे this is the von Willebrand factor. ये ट्रायंगल में क्या है? von Willebrand factor is there. ओके, दिस इज द वॉन विलिब्रेंट फैक्टर. हमने कहा प्लेटलेट्स आएंगे और इस वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से आके अटैच हो जाएंगे. सो दिस इज द, सी, दिस इज आर प्लेटलेट्स. ये क्या है? प्लेटलेट है. ओके, ये प्लेटलेट है. नाउ गाइस, जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, जनरली इनके पास 2 रिसेप्टर्स होते हैं. प्लेटलेट्स के पास 2 रिसेप्टर्स होंगे. कौन कौन से रिसेप्टर? एक रिसेप्टर जो होंगे वो आपस में प्लेटलेट्स बाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दोज रिसेप्टर्स. ओके, ठीक है. ये जो रिसेप्टर्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है? प्लेटलेट्स के रिसेप्टर्स हैं जो कि प्लेटलेट्स के साथ बाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिसेप्टर. डिफरेंट प्लेटलेट्स आपस में बाइंड करेंगे. दूसरा रिसेप्टर ये जो है, ये ब्लू कलर में जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये रिसेप्टर जो होता है प्लेटलेट का, दैट विल बाइंड टू द वॉन विलिब्रेंट फैक्टर. ओके, नाउ अब इस रिसेप्टर का क्या नाम है जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से बाइंड करेगा? दिस रिसेप्टर इज कॉल्ड एज GP1B9 receptor. This is what? This is GP1B9 receptors. और जो प्लेटलेट और प्लेटलेट को बाइंड करवाते हैं रिसेप्टर्स, उनका क्या नाम है? उनका क्या नाम है? दिस रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज GP2B3A receptors. This is GP2B3A receptors. With the help of these GP2B receptors, प्लेटलेट क्या करेंगे? आपस में बाइंड करेंगे ऐसे. ठीक है, ये किसी और प्लेटलेट के साथ ऐसे दे विल बाइंड. ऐसे यहाँ पे प्लेटलेट है, यहाँ पे प्लेटलेट इज है, यहाँ पे और यहाँ पे. ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ GP1B9 रिसेप्टर्स, प्लेटलेट किसके साथ बाइंड कर रहे हैं? वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ. दिस इज वॉन विलिब्रेंट फैक्टर. इतना आपको पता लग गया. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे वॉन विलिब्रेंट डिसऑर्डर के बारे में. वॉन विलिब्रेंट diseases or disorders. See, generally there are 3 types of von Willebrand diseases. 3 types. And what are those 3 types? Type 1 von Willebrand disease is that, and ये जो disease होती है ना, this is the autosomal dominant disease. It is autosomal dominant disease. Then there is type 2 von Willebrand disease, and third is type
3 वोन विलिब्रेंट डिजीज। ओके, जो 1 है हमने बोला इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। वोन विलिब्रेंट टाइप 2 इट इज ऑल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट, whereas type 3 it is autosomal recessive. Now this type 1 von Willebrand disease, it is a most common type of von Willebrand disease. ओके, यहाँ पे क्या होगा, मेनली जो वोन विलिब्रेंट फैक्टर है ना वो कम हो जाएगा। देयर इज अ डिक्रीज इन वोन विलिब्रेंट फैक्टर, और ये जो डिक्रीज होगा ना ये इतना सीवियर नहीं होगा। दिस इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज अ माइल्ड फॉर्म। सेम वे में इफ वी टॉक अबाउट द टाइप 2 वोन विलिब्रेंट डिजीज, वी टोल्ड इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। दूसरा, इसकी ना फर्दर 4 टाइप्स हैं, इट इज फर्दर ऑफ 4 टाइप्स। तो वोन विलिब्रेंट टाइप 2 जो है उसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं, 2A, 2B, 2C एंड 2D। ओके, नाउ सी यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ वोन विलिब्रेंट फैक्टर डिसफंक्शन। यहाँ पे जो फैक्टर इसकी क्वांटिटी वाइज देखोगे तो ये क्या है, नॉर्मल है। अगर इसकी शेप सब देखोगे इट इज़ अ नॉर्मल, बट ये है तो बट काम ही नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली डिजीज होगा, बट इट इज डिसफंक्शनल, ढंग से काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। एंड टाइप 3 क्या है, टाइप 3 में देयर इज डिक्रीज ऑफ वोन विलिब्रेंट फैक्टर। एंड हमने क्या पढ़ा था, टाइप 1 में इट इज़ अ माइल्ड फॉर्म ना, ये क्या है, टाइप 3 इज अ सीवियर फॉर्म, ओके। नाउ अब वोन विलिब्रेंट फैक्टर की डिजीज हुई किसी में तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे उस पेशेंट के। सी फर्स्ट जो क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलेगा दैट इज सुपरफिशियल ब्लीड्स विल बी प्रेजेंट। सुपरफिशियल ब्लीड्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड, गम ब्लीड्स विल बी देयर, गम ब्लीड्स भी होंगे। Okay, so these are the clinical feature. Now for the diagnosis के लिए what we gonna do? We gonna see the platelet count, we gonna check the bleeding time, we gonna check the APTT, we gonna check PTT. Okay, so first हमने platelet count check किया। So इस केस में क्या होगा, platelet count डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या नॉर्मल रहेगा ऑब्वियसली। तो जो वोन विलिब्रेंट डिजीज है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी प्लेटलेट डिफेक्ट, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव, नहीं, प्लेटलेट्स में कोई डिफेक्ट नहीं है। यहाँ पे प्लेटलेट्स में कोई डिफेक्ट नहीं है, किस में डिफेक्ट है, वोन विलिब्रेंट फैक्टर में। और सो यहाँ पे जो प्लेटलेट काउंट है वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। नाउ ब्लीडिंग टाइम को क्या होगा, आप अभी देखो वोन विलिब्रेंट फैक्टर अगर नहीं है, कम है, डिसफंक्शनल है तो क्या होगा, क्या प्लेटलेट वहाँ पे आ पाएंगे, ऑब्वियसली प्लेटलेट वोन विलिब्रेंट फैक्टर को एडहेयर ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज वोन विलिब्रेंट फैक्टर ही अच्छा नहीं है ना, या तो कम है या तो वो फंक्शन ही नहीं कर रहा, तो प्लेटलेट नहीं बाइंड कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी। सो हियर bleeding time will be increased. Now what will happen to APTT? हमने क्या कहा था, वोन विलिब्रेंट फैक्टर 8 को एक्टिवेट कर रहा था। अब अगर वोन विलिब्रेंट फैक्टर कम है या डिसफंक्शनल है तो फैक्टर 8 एक्टिवेट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो इंट्रिंसिक कोगुलेटरी पाथवे है वो भी एक्टिवेट नहीं होगा। सो हियर यू गोना सी व्हाट, द APTT टाइम विल बी इंक्रीज्ड। एंड अगर हम बात करें PTT की तो इसको क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, ऑब्वियसली कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। ओके, सो दिस इज द, इन दिस वे यू कैन डायग्नोज द वोन विलिब्रेंट डिजीज। बट
इन्वेस्टिगेशन, दिस इज़ नॉट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ये फाइंडिंग आपको किसी और डिजीज़ में भी मे बी मिल जाए, इसके बेसिस में यू कांट पुट द डायग्नोसिस, बट हाँ एक आप डायग्नोस को इस्टेब्लिश कर लेते हो। बट फॉर द आपको अगर डेफिनेटिव डायग्नोस बनाना है उसके लिए व्हाट यू गोना डू वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एसे। ओके, दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। नाउ डिजीज कंफर्म हो गई, हाउ यू गोना ट्रीट दिस कंडीशन? फॉर द ट्रीटमेंट what we're gonna do, we will give desmopressin to this patient. We're gonna give desmopressin. अभी desmopressin क्या करेगा? See, जो desmopressin है ना, जनरली this desmopressin will increase von Willebrand factor from where? From the storage side. जहाँ पे वोन विलिब्रेंट फैक्टर स्टोर होता है वहाँ से ये उसको बोलेगा भाई निकल आओ बाहर, तो तुम्हारी ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। सो इन दिस वे यू गोना ट्रीट दिस कंडीशन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।